तो हम लोग वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, क्योंकि जो हमारे लोग हैं, जैसे आप लोग हैं, तो आप ही लोग देश की संपत्ति है ना। तो रियल में किसी देश की स्थिति उस तरह से समझी जाती है कि वहां के लोग कितने खुशहाल हैं, कितने अच्छे हैं। उस तरह से आप देखते हैं ना कि लोग कहते हैं कि भाई यूरोप चलो, यूरोप के लोग बहुत अच्छे हैं, वहां के देश में पैसे हैं, सब कुछ है, तो वहां की तरक्की होते हैं। अफ्रीका में लोग गरीबी है। तो इस तरह से जिस तरह के लोग जिस तरह से होते हैं उस तरह से हम उसको देखते हैं। तो इसको हम सिंपली तरीका से यहाँ पे चलते हैं। ये चैप्टर 2 है आपका एनसीईआरटी का। हाँ, चैप्टर पहला जो है वो बेसिकली आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंस का नहीं है, वो बेसिकली थ्योरीज है ज्योग्राफी के बारे में। जैसे जैसे कि चलिए मैं पहला चैप्टर भी आपको दिखा देता हूँ। पहला चैप्टर भी है मेरे पास, यहाँ आप देखिए, यहाँ पे ये है पहला चैप्टर, ये देखिए। ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आप देखेंगे कि कौन से ज्योग्राफर ने क्या बोला, क्या रेटजल ने क्या बोला, एलन सैंपल ने क्या बोला, ये पूरी तरह से एकेडमिक्स है, समझ रहे। ये आपको जरूरत नहीं है, आपको शुरू करना है यहां से, यानी जो मैंने आपको यहां बताया था यहां शुरू करना है, यानी कि पॉपुलेशन से। इसमें पूरी तरह से जैसे कि मैंने आपको बताया कि एकेडमिक्स है ये पूरी तरह से, तो आपको यहां से दूसरा चैप्टर से शुरू करना है। तो पहला चैप्टर पूरी तरह से एकेडमिक्स है, जो ऑप्शनल में अगर कोई ज्योग्राफी यूपीएससी का रखते हैं तो उसमें उसका थ्योरी होता है कि मान लिया कि इन्वायरमेंटलिज्म क्या है, ये सारी चीजें क्या है, वो आप लोगों के जीएस में एकदम नहीं पूछता है। और ये जो है जीएस का क्लास आप लोगों का चल रहा है, यूपीएससी का चल रहा है। जब ऑप्शनल आप लोग रखेंगे तब इसमें जरूरत होगी। तो हम लोग जानते हैं, सॉरी, कोई भी देश जो होता है, अच्छा आप समझ गए क्या, एक मिनट। तो हम लोग जानते हैं जो भी कंट्री होता है वो कंट्री वहां के पीपल के नाम से जाना जाता है। जो कोई फेमस हो जाता है तो उस हिसाब से जाना जाता है। तो इसको ये आपके बुक में ही लिखा हुआ है। आगे हम लोग जैसे कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ, यानी उसकी ग्रोथ क्या होती है, डेस्टिनेशन ये क्या है, वो सारी चीजें, यानी जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि और हाँ वितरण, वितरण डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन को वितरण। इसको हम हिंदी में कर देते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। किसी देश के लोग ही उसकी असली संपत्ति होते हैं, वे ही वास्तविक संसाधन होते हैं, देश के अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं तथा उनकी नीतियां बनाते हैं। अब तक एक देश की पहचान उनके लोगों से होती है, यानी आप किस तरह से वहां के पॉपुलेशन किस तरह से करते हैं। और इसके लिए जानना ये जरूरी होता है कि देश में कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे पैदा होते हैं, कितने लोग मरते हैं और कैसे मरते हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि उस गांव में, उस शहर में गांव कितने हैं, उस देश में गांव कितने हैं, उस देश में शहर कितने हैं, उस देश में लोग कितना पढ़ा लिखा है, उस देश में लोग काम क्या करते हैं, उस देश में लोगों की जो है आय की स्थिति, इनकम किस तरह से है, वो लो इनकम वाले हैं, हाई इनकम वाले हैं, ये सारी चीजें। उस देश का रिलीजन किस तरह से है, किस रिलीजन की ज्यादा पॉपुलेशन है, किस रिलीजन का कम है, भाषा क्या सब बोलते हैं, यही सब का जो एनालिसिस हम लोग करते हैं वही आपका इसमें, यानी कंपोजिशन किस तरह से होता है, वो सारी चीजें इसमें लिखेंगे। तो इसको आगे चले, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, आगे चलते हैं। आपके उसमें होगा ना वो, आप अपनी ऐसे इसमें, सॉरी नहीं, इसमें थोड़ा सा ये है, आगे देखते हैं। ओह
ये ये जो है, तो ये देखिए कि ये नोट्स है ना आपके पास क्या? वो नोट्स है तो वो, हाँ ये चैप्टर नहीं है, उसके बाद कंपोजिशन से शुरू है, कंपोजिशन से। वो ये चैप्टर नहीं, ये चैप्टर मैं बता रहा हूँ इसीलिए ना, ये चैप्टर मैं बता रहा हूँ, इस चैप्टर में सिर्फ एक वही छुटा हुआ, बाकी ठीक है। पॉपुलेशन है बता रहा हूँ आपको, इधर देखिए, है ना पॉपुलेशन, जनसंख्या संरचना, ये चैप्टर 3 वाला है एनसीईआरटी का। ये अभी 2 पढ़ा रहे हैं, तो 3 वाला है, 2 वाला छूट गया था तो उसको जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये अभी 2 वाला चैप्टर है। तो जैसे देखिए, भारत को गांधी के देश के नाम से जाना जाता है ना, तो ये डिफरेंट टाइप से, तो ये आप समझिए कि ये इस तरह से होता है। तो आगे हम लोग इसमें देखेंगे क्या क्या जरूरी होता है हमारे लिए, तो यहाँ पे तो पैटर्न्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड का पैटर्न क्या है, यानी उसका प्रारूप क्या है, उसको हम लोग देखेंगे। द पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी एरिया। The term population distribution refer to the way people are spaced over the earth's surface. Broadly, 90% of the world population lies about 10% of its land area. तो इसको इंग्लिश में इसको हिंदी कर देते हैं, सॉरी इसको हम हिंदी कर देते हैं, फिर समझा देते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए, ये देखिए, ये आगे हम बताएंगे, इसको हिंदी कर देते हैं। विश्व में जनसंख्या का वितरण का पैटर्न, है ना, यानी जो विश्व में जनसंख्या का वितरण का पैटर्न क्या है उसको हम लोग देखेंगे। इसमें जनसंख्या वितरण और घनत्व के पैटर्न हमें किसी भी देश की जनसंख्या के विशेषताओं, यानी जिसको डेमोग्राफी कहते हैं ना, समझने में मदद करते हैं। जनसंख्या वितरण शब्द का तात्पर्य सतह पर लोगों के फैलाव, मोटे तौर पर विश्व का 90% जनसंख्या इसके लगभग 10% भाग पे रहती है। इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताऊं, ठीक है। हाँ, उसका पैटर्न क्या है, यानी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न क्या है, वो मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपको मैप भी दे देता हूँ विश्व का, ये देखिए, ये मैप, ठीक है। इसको लिख लीजिए, फिर मैं समझाऊंगा आपको आराम से। पहले लिखिए, फिर मैं समझाऊंगा।
हाँ, अब यहाँ पे देखिए, इस मैप से मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ज्योग्राफी में मैप काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये पूरा एरिया, ये पूरा वर्ल्ड है, ठीक। और ये पूरा वर्ल्ड में ये पूरा जो एरिया यहां से यहां तक आप देख रहे हैं, ये पूरा एरिया 90% पॉपुलेशन को, हाँ, ये रेड रेड जो है वो जनसंख्या, यानी यहां से आप देखिए ये एरिया 90% को आपको कवर कर रहा है। और लैंड के मामले में देखेंगे तो लैंड जो है पूरे वर्ल्ड देखिए कितना बड़ा है, सिर्फ उसका 10% ही लैंड है ना। अब तो यहीं पे कह रहा है कि 90% आबादी जो है वो केवल 10% भाग पे ही है। तो अब आप मैप से समझ सकते हैं क्यों। अब ये सारी चीजें जो है, आखिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई ठीक है, आपने कहा कि ये जो आबादी है, अब देखिए ना, इंडिया और चाइना, ये दोनों को आप मिला दीजिए, इंडिया को और चाइना का जो ये पोर्शन है जहां पे आबादी है, तो पूरे दुनिया में एक दो मतलब समझिए कि लगभग 3 अरब की आबादी, 3.25 अरब हो जाएगी, मतलब 1,40,00,000, 1,40,00,000, उससे ज्यादा है तो 2,80,00,000 हो गया। तो लगभग 3 करोड़, तीन सॉरी 2 अरब 80 करोड़, तो 3 अरब की आबादी की लगभग 3.25 अरब की आबादी है। पूरे दुनिया की आबादी कितनी है, आप देखेंगे पूरे दुनिया की आबादी 8 अरब के लगभग है। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो ये तो इंडिया चाइना का सिर्फ बड़ा 2 कंट्री का, लेकिन आप फिर इधर आपको देखेंगे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ये सब को मिला दीजिए तो सिर्फ 10 मतलब कंट्री मिल जाएगा, तो उसी में आपका पूरा वर्ल्ड का हो जाएगा। आप देखिए लैंड कितना बड़ा है इसके पास, रूस के पास, और आबादी है ही नहीं इसमें। यहाँ देखिए आबादी है ही नहीं, यहाँ आबादी है ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में आबादी है ही नहीं, बस इतना एरिया में। तो ये जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड ये जो है इस तरह से आप देखिए तो होता क्यों है, तो इसको देखिए। अब यही को देखेंगे कि आखिर इस तरह से क्यों है, इसके क्या क्या फैक्टर्स है, इस फैक्टर्स को भी हम लोग देखेंगे। तो उसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, समझ लीजिए, बनाइए, बना लीजिए, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा बनाने में। ऐसे बनाना है तो ऐसे कर दीजिए, ऐसे बना दीजिए, इस तरह से बस एकदम सिंपल बना लीजिए, इस तरह से करके, उतना ग्राफिक्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये ऐसे कर लीजिए। यहाँ पे अपने लीजिए, इस तरह से कर लीजिए, फिर इधर से बना लीजिए, तो उतना टाइम लग जाएगा, टाइम बना लीजिए। ये मैप है ना, मैप तो आप क्लियर है, आपके सामने है मैप, तो इसमें ये मैप बनाने की कोई खास जरूरत है नहीं आपकी, क्योंकि इसमें आपको पॉपुलेशन का बात दिखा रहे हैं। देखिए जब जरूरत थी तो मैं आपको बताया कि प्रेशर बेल्ट वगैरह का बनाना है तो बनाइए, क्योंकि वो सिंपल होता है, उसको बनाना भी है। कोई आपको यहाँ मैप हाथ से नहीं कहता है बनाने के लिए, ठीक है। अब उसमें आप एशिया बनाएंगे और देखेंगे तो आप सिर्फ अगर बनाना भी हो तो बस ऐसे कर दीजिए, ऐसे करके इंडिया को ऐसे कर दीजिए, हो गया, यही दिखा दीजिए कि इसमें सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो ये हो गया। आगे अब आगे चलते हैं हम लोग, जितना भी 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, यानी जिसकी आबादी सबसे ज्यादा है दुनिया में, वो 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री जो है वो 60% है वर्ल्ड का पॉपुलेशन का, ठीक है। जिसमें 10 कंट्री जो है, इसमें 10 में से 5 जो है सिर्फ एशिया में ही लोकेटेड है। तो दुनिया के 10 सबसे अधिक आबादी वाले देश की लगभग 60% आबादी का योगदान करते हैं, यानी जो 10 देश है, सिर्फ 10 देश जिसमें 60% आबादी, 90% तो मैंने बताया था कि 10% लैंड। अब होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे देश है, जैसे कि मकाओ है, छोटा छोटा एशिया में कंट्रीज है, वो कंट्रीज इसमें नहीं शामिल किया, लेकिन वो भी है, बहुत सारे है, जैसे कि मैंने फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, यहाँ बांग्लादेश है, पाकिस्तान है। तो इसमें से 10 कंट्री जो है, जिसमें इंडिया है, चाइना है,
पहला नंबर पे इंडिया है, दूसरा नंबर पे चाइना है, तीसरा नंबर पे अमेरिका है। तो ये सब हम लोग देखेंगे आगे। तो ये लिख लीजिए, फिर मैं वो भी दिखा दूंगा कौन कौन से कंट्री है टॉप पे। आबादी में भारत सबसे बड़ा आबादी वाला कंट्री है, बताइए आपको। पांच अदर कंट्री में है, जैसे अमेरिका है, अमेरिका यूएसए में हुआ ना, अमेरिका हो गया। उसके बाद आप देखेंगे तो ब्राजील है, ये सब है और कंट्रीज हैं। तो अमेरिका में है ये सब। हो गया। अब आपको दिखाते हैं ये, तो आपने देख लिया कि ये है कंट्रीज, आगे दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखो, ये है आपके, इसको हम समझाते हैं आपको। इंडिया टॉप पे पहुंच गया है। अब देखिए इंडिया, ये जो है आंकड़े, ये 2023 के, यानी 2023 में इंडिया चाइना को पीछे कर दिया, ठीक है। सर्टली डिफरेंस है, 28 है और 25 है। लेकिन अभी जो है इंडिया की आबादी, अभी हम लोग कब है, 2025 है, 2025 में हम लोग। तो अब आबादी है इंडिया की कितना पता है आपको? ये मिलियन में, इसको हम बिलियन कर देते हैं, या इस तरह से कर दीजिए। इंडिया की आबादी अभी प्रेजेंट में 1428 था, अब 1451 हो गया 2025 में, ये आंकड़े। और ये आंकड़े जो है, ये आप कहेंगे कि सर आंकड़े कहां से आए? डेफिनेटली बात है, आप लोग यूपीएससी की जब तैयारी करते हैं तो जैसे मैंने बताया कि आप कहीं भी कोई गाइड देखो, कुछ भी देखो, तो उस पर यकीन मत करना है। आपको आंकड़े या कोई चीज अगर डेटा हो इस तरह से, उसको वेरीफाई जरूर करना पड़ेगा आपको। तो वेरीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि ये ऑथेंटिक डेटा आया कहां से। तो एक तो होता है जो हमारे यहाँ जनगणना होता है, सर्वे होता है, जो सरकार का साइट होता है। तो आप लोग जानते हैं कि 2011 के बाद कोई जनगणना नहीं हुआ है, यानी 2011 से पहले जो बच्चे पैदा हुए होंगे, है ना, तो उसका अभी पता ही नहीं होगा, वो कोई ऑफिशियल डेटा तो है नहीं। ऑफिशियल डेटा 2011 तक का ही है। तो एक और संस्था है जो दुनिया के लिए ऑथेंटिक माना जाता है, वो है यूएन, यूनाइटेड नेशंस। तो उसका यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट आता है ना, तो वो हर साल आता है। यानी जैसे 2024 में आया है, 2024 में जो आया है, तो उसके आंकड़े के मुताबिक कि 2025 का जो प्रोजेक्शन दिया है, ये बेसिकली अनुमानित होता है, अनुमान किया जाता है, क्योंकि डायरेक्ट तो होते नहीं, यूएन तो डेटा को करके उसको अनुमानित करते हो। तो अनुमान के हिसाब से ये आबादी, ठीक है, तो ये आबादी है। फिर उस तरह से 2 पे चाइना, 3 पे यूएस है, 3 पे यूएस है। अब यहां थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो ये सारे कंट्रीज है, ये सब में चेंज होते रहते हैं। तो 1 2 3, 1 2 3, हाँ बोलिए, ये देख लीजिए। फिर इस तरह से आप देखेंगे तो ब्राजील है, बांग्लादेश है, रसिया है, मैक्सिको है, इसमें चेंज होता रहता है। तो इसको हम लोग और देखेंगे, तो ये डेफिनेटली आप देखेंगे। फिर भी बहरहाल ये है कि हमारी आबादी जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, और ये आबादी कायम रहेगी अगले से तक। हाँ, अब सबसे ज्यादा आबादी, यही रिपोर्ट के मुताबिक, जो रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें इंडिया का प्रोस्पेक्ट दिया कि इंडिया के बारे में लिखा है उन्होंने, तो इंडिया की सबसे ज्यादा आबादी जब होगी तब कितनी हो जाएगी? 1471 मिलियन, यानी 1 अरब 47 करोड़, है ना, 10 लाख टोटल हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये आप देखेंगे, ये कब होगा? ये होगा
2062 में ये उस, हाँ मतलब 1 अरब यानी 1.471 बिलियन यानी अरब, इतनी अरब आबादी हो जाएगी इंडिया की कब? 2062 में। 2062 के बाद फिर 2063 में क्या होगा कि डिक्लाइन होना शुरू होगा, इंडिया की आबादी घटना शुरू होगा और 2100 तक आएगा। बता रहे हैं कैसे? 2100 तक आएगा तो फिर क्या होगा? 2100 तक आते आते फिर इंडिया की आबादी हो जाएगी 1.451 या 4.45 तक हो जाएगा, 0 तक, इतना तक हो जाएगी इंडिया की 2100 तक। अभी हाँ डिक्लाइन क्यों होगी? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अभी दीजिए, आज से पिछला दशक का देखिएगा तो इंडिया के फर्टिलिटी रेट ज्यादा थे, अब सब में फर्टिलिटी रेट कमी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए कि कोई भी बंदा, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप अपना ही मिसाल देख लीजिए या आप अपने ही आसपास में दौड़ाइएगा, आप कितने भाई हैं? आप कितने भाई हैं? आप अपने 4 रह गए। और आपके आने वाले जनरेशन में क्या आपके भी 5 बच्चे होंगे? नहीं होंगे, 2 ही करेंगे आप लोग। नॉर्मली तो वही होता है, जब इकोनॉमी इसको पढ़ाना है, ये करना है, वो करना है। अब एग्जाम्पल मैं 7 भाई बहन हूँ, 4 भाई और 3 बहन, और क्या है मेरे भैया को 2 बच्चे हैं, 2 बेटी ही है, मेरा अभी एक ही बेटा है ना? तो उस हिसाब से देखिए कितना कम गया। तो आगे जो जो एजुकेशन जिसको बढ़ेगा, जिस लेवल पे एजुकेशन होता है, अब एजुकेशन होता है तो आप अपने स्टैंडर्ड में शादी करना चाहते हैं, फिर उस तरह से होगा। तो ये सारे एंगल को देखते हुए ये प्रोजेक्शन किया गया है। तो इस प्रोजेक्शन में है कि धीरे धीरे इंडिया की आबादी कम जाएगी, 62 तक बढ़ेगी। चूंकि 62 तक इसलिए बढ़ेगी क्योंकि अभी भी गांव में आप जाएंगे तो गांव में बहुत सारे लोग हैं, हम लोग के एज के बहुत सारे हैं, उसके 10-10 बच्चे हैं, 5-5 बच्चे हैं, 8-8 बच्चे, होता है रहता है। गांव में जाएंगे तो एक राशि चचा है हमारे गांव में, वो काफी है। ये एकदम अलग हर साल होता जाता है उसका हर साल होता जाता है। और हम लोग के यहाँ नहीं होता है, हम लोग के यहाँ 5 साल 7 साल 8 साल का अंतर हो जाता है कभी कभी तो ये होता है। अब क्या है कि वो जो हो रहा है जिसको साल हो सकता है कि आपको 62 के बाद या उसके बाद वहां भी अवेयरनेस आ जाएगा, वहां भी अर्बनाइजेशन हो जाएगा, वहां भी एजुकेशन आ जाएगा, एजुकेशन होगा, अर्बनाइजेशन होगा। ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बताया जाता है कि देखिए, क्योंकि ये रियलिटी तो होती नहीं है, ये प्रोजेक्शन है, एस्टिमेटेड कहा जाता है, अनुमानित, हिंदी में अनुमानित कहते हैं इसको, तो अनुमानित है। तो ये अभी 2025 का हमने ये बताया आपको। तो ये सारी चीजें थी। आगे चलते हैं, ये वर्ल्ड पॉपुलेशन का। अब आगे रह गया था, ओहो आप कोई बात नहीं, आ जाएगा आ जाएगा, ये तो जादू का बोर्ड है ना, आ जाएगा तुरंत इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ये 5 तक रख लीजिए। अब वो बांग्लादेश क्या? हाँ बोलिए बोलिए कुछ, आप बोलिए, सिर्फ क्वेश्चन बोलिए। हाँ आपने रशिया का मैप देखा होगा, आप 1 मिनट बताते हैं, आप ये बना लिए? अभी दिखाते हैं, ये देखिए, ये आप देख रहे थे ना। अब यहां पे आपको पता होना चाहिए कि रूस जो है दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है बाय द लैंड, पता ही होगा आपको। तो ये रूस, ये यूराल पर्वत है, पता है आपको, और मॉस्को यहाँ है, ये मॉस्को है, ठीक है। अब ये मॉस्को है, तो ये पूरा एरिया पॉपुलेशन है ना, छोटा 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 पॉपुलेशन। तो ये यहाँ तक फैला है, यहाँ तक, यहाँ से समझिए यहाँ तक। तो इस बीच में जो आबादी है वो आबादी वहां रूस का दिखाया है, समझ रहे हैं। ये पूरा साइबेरिया है, ये पूरा खाली है। जैसे अमेरिका का 3rd नंबर पर अमेरिका मैंने दिखाया था आपको, लेकिन देखिए अमेरिका का ये पार्ट पूरा खाली है, कनाडा तो खैर पूरा खाली है। तो अमेरिका का ये पार्ट वाला आबादी वाला है। तो जहां जहां रूस का ये पार्ट, रूस जो है, रूस ऐसा कंट्री है जो 2 महादेशों में है, एक तरफ यूरोप में, एक तरफ एशिया में। तो एशिया का ज्यादातर पार्ट जो आप देखेंगे, जो साइबेरिया में पड़ता है वहां आबादी नहीं है, लेकिन जो यूरोप वाला पार्ट है उसमें आबादी है। यानी रूस की
90% जनता जो है वो यूरोप वाले पार्ट में रहती है, सिर्फ 10% जनता ही एशिया वाले पार्ट में रहती है। तो आपके क्लियर हो गया। तो इसीलिए यहां ऐसे ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था रूस के बारे में। देख रहे हैं यहाँ पे है रसिया, यानी 1.44 मिलियन, यानी 144 मिलियन, मतलब 14 करोड़ की आबादी है ना। फिर भी 14 करोड़ की आबादी है, फिर भी हमारे यूपी से छोटा ही है। यूपी का तो 200 है ना, तो यूपी से छोटा ही है फिर भी, है ना। तो ये बात है। अब इंडिया में वो लोग देखेंगे हम लोग। तो ये अब डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, आप लोग जानते हो कि डेंसिटी क्या होता है। तो जानते ही डेंसिटी के 1 किलोमीटर के अंदर में जितने लोग हैं उस हिसाब से उसकी डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। तो each unit land has limited capacity to the support people living here, hence the necessary to understand the ratio between the, तो ये जानना पड़ता है कि भाई कहीं की डेंसिटी ज्यादा कहीं की डेंसिटी कम क्यों है, ये समझने के लिए यहाँ हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो ये डेंसिटी भी जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि एक यहाँ पे और एक सेम इसी एरिया है यहाँ, ठीक। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे तो यहाँ 1 किलोमीटर में सिर्फ अगर 10 आदमी है सपोज करें या 6 आदमी है तो 6 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, 6। और यहाँ पे हम देखेंगे 50, तो यहाँ लिख देंगे 50 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है, 50 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उसको वहां की डेंसिटी हम लोग कहते हैं, डेंसिटी घनत्व कहते हैं। जैसे आप जाएंगे तो हमारे इंडिया में जाएंगे तो 1 किलोमीटर है ये, एक स्टेट में जाएंगे आप किसी स्टेट में तो उस स्टेट की कितनी है, यहाँ पे आप गए तो सिर्फ 17 लोग हैं, 1 किलोमीटर में 17 लोग हैं। ये कौन सा स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सबसे कम डेंसिटी वाला स्टेट है इंडिया का, उसमें 1 किलोमीटर में जाएंगे तो सिर्फ 17 लोग मिलेगा। वहीं पे आप आएंगे तो दिल्ली में देखेंगे, दिल्ली जो एनसीआर है उसमें 1 किलोमीटर में 11,000 लोग हैं। 11,000 लोग, एक मोहल्ला में दिल्ली में चले जाएंगे तो भीड़ है, तब तो दिल्ली की आबादी इतनी बढ़ी है, 2 करोड़ की आबादी इतनी छोटी सी जगह में, तो वो डेंसली पॉपुलेटेड है। इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व, भूमि के प्रत्येक इकाई, ये है जनसंख्या घनत्व, इसको लिख लीजिए, जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। अच्छा रह गया था, आपको बोलना चाहिए। आ गया आ गया आ गया आ गया। बहुत बच्चा है अभी, अभी तो रियल में बच्चा है ये तो। कब 2008 या कब, 8 का पैदाइश है, 8 या 9 का पैदाइश है, तो पता आपसे छोटा है। आप कब के हैं? 2004 में, बताइए 2000। अच्छा 2004, अभी 24-25 आ गया है ना, यानी 20-21 साल के, तो 20 साल के तो होगा। हमको तो वोट देने का अधिकार हो गया। वोटर आईडी बनाया या नहीं? वोटर आईडी वगैरह बनाएगी नहीं? अरे आप अधिकार हो गया, अपने अधिकार को पहचानिए, युवा है आप लोग। कल 18 तारीख को, कब हो जाएंगे 18? 14 जनवरी को 20 साल का, 18 साल। अच्छा 7 का है, इसे चलिए तो आप इसको हिंदी कर देते। ये लीजिए जनसंख्या घनत्व, आप लिखिए
हो गया। तो यहाँ पे अब आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है। जैसे एक स्पेस है यहाँ पे 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर इधर 1 किलोमीटर इधर, इसके बीच में कितने लोग रहते हैं उसको हम लोग वहां की डेंसिटी कहते हैं। अब इसको इस तरह से नापा जाता है, आगे देखेंगे हम लोग इसको इस तरह से, है ना। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इक्वल टू पॉपुलेशन बाई एरिया, यानी आपको पॉपुलेशन कितना है, एरिया कितना है, वहां से उसकी डेंसिटी आपको पता चल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल कि रीजन एक्स विथ 100 स्क्वायर किलोमीटर, पीपल है 15,000, तो 1 लाख मतलब 1 लाख, तो इसको आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, है ना, ये करेंगे और ये आ जाएगा। यानी इसको पॉपुलेशन कितना है, 1.5 लाख है, कितना है 100 स्क्वायर किलोमीटर में है, तो डेंसिटी कितना हुआ, इसको आप करेंगे 2 जीरो को हटा दीजिए तो ये हो गया 1500 हो जाएगा, है ना। तो 1500 पर पर्सन स्क्वायर किलोमीटर होगा, इस तरह से सिंपल। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व जनसंख्या बट्टा क्षेत्रफल, है ना, बट्टा क्षेत्रफल, ये कीजिए। तो उदाहरण के लिए कोई रीजन है यहाँ पे, जैसे एक मिनट के लिए मैं आपको ये कोई रीजन है एक्स, ठीक, एक्स रीजन है, ठीक, इसका एरिया जो है वो 100 स्क्वायर किलोमीटर, ये एरिया एक्स रीजन का, और इसमें कितने लोग हैं, 1.5 लाख लोग, है ना, 1.5 लाख लोग हैं। तो इसका हम देखेंगे कि डेंसिटी कितना है, यानी 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो अब आप देखिए 1.5 लाख कर दिए, 100 को कर दिए, ठीक है। अब उसको कैलकुलेट किए चुके 100 स्क्वायर किलोमीटर का, है ना, तो 100 से किया, आबादी कितनी है, 1.5 लाख। अब इसमें से ये 2 जीरो कट जाएगा, आप तो मैथ जानते ही हैं। तो अब फिर बचेगा कितना, 1500 बचा, है ना। तो 1500 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। अब इसका कहेगा कि भाई ये एरिया जो था इसका पॉपुलेशन डेंसिटी बताइए, तो फिर आप बताएंगे कि ये 1500, है ना, पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। 1500 लोग 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, ये कहा जाता है। जैसे आप इसके लिए अक्सर ये होता है कि जब पॉलिसियां बनती है, जब नीतियां बनती है, जो पॉलिसी आप बनाते हैं, जैसे आप लोग को क्यों ये पढ़ाया जा रहा है, क्यों जनसंख्या के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि जब आप आईएएस अफसर बनेंगे तो आपको पॉलिसी आपको बनाया जाएगा, क्योंकि आप एक डिस्ट्रिक्ट के हेड होंगे, सारी पॉलिसी सारी चीजें ये देखेंगे। इस तरह का क्वेश्चन वनडे वगैरह में नहीं पूछता है, ये आपको मेंस में आएगा, ज्यादातर चांसेस होते हैं कि पूछेगा कि भाई जनसंख्या हमारे देश के लिए क्या है ये, और इसको इसलिए कहा जाता है ताकि उस मेंस में देखा जाए आपकी कैपेसिटी, कि आप कितना सोच है आपको एक अफसर बनने पर, क्या आप करेंगे, ठीक है। इसीलिए आपको यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी, अब जिस तरह से पॉपुलेशन डेंसिटी होगा वहां उस तरह की योजना होगी। अब मालूम हुआ कि आपको कोई चीज का कल्याण का बजट आया 1 करोड़ या 100 करोड़ आया, ठीक है, तो अब 100 करोड़ आया तो आप चाहेंगे ना कि ज्यादा लोग को फायदा हो, तो मालूम हुआ कि आप कहेंगे कि एक डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे जो 100 स्क्वायर किलोमीटर है, यहाँ 1500 लोग रहते हैं, दूसरा डिस्ट्रिक्ट में गए वो भी 100 स्क्वायर किलोमीटर है, वहां 10 लोग रहते हैं, तो आप चाहेंगे कि भाई 1500 वाले पे खर्चा करें ताकि ज्यादा से ज्यादा हम उसको कल्याण कर सके, न कि 10 वाले पे खर्चा करें। तो ये सारी चीजें जानना पड़ता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट है, आपके कहीं है, वहां पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ क्या है, तो इसीलिए पॉपुलेशन डेंसिटी हम लोग देखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, अब ये वर्ल्ड का पॉपुलेशन डेंसिटी है कि कौन देश का सबसे ज्यादा डेंसिटी है, ये जीके वगैरह पूछता है। तो सबसे पहले है मोनाको, ये देख लीजिए, वैसे बहुत सारे हैं, ये कंट्री है टॉप 10 है पॉपुलेशन के हिसाब से। नंबर 1 पर मोनाको है, 2 पे है मकाओ, ये सब चाइना के अंदर में, सिंगापुर 3 पे है, हांगकांग 4 पे है, जिब्राल्टर 5 पे है, बहरीन 6 पे है, वेटिकन सिटी 7 पे है, मालदीव्स 8 पे है, माल्टा 9 पे है, बांग्लादेश। तो अगर हम इसको छोड़ दें यहाँ पे, जिब्राल्टर को छोड़ दें यहाँ से, टॉप 5 को ऊपर में छोड़ दें ये वाला, तो इसीलिए यहां लिखा गया है कंट्री एंड टेरिटरीज। कंट्री का मतलब हो गया कि देश, और टेरिटरी का मतलब हो गया कि जैसे कि हांगकांग देखे तो हांगकांग चाइना के अंडर में है ना,
उसी तरह से देखेंगे मोनाको, तो ये मोनाको है, ये भी आपका हाँ ये मोनाको कंट्री है। मकाओ जो है ये भी चाइना के अंडर में है। सिंगापुर जो है ये एक अलग से छोटा सा कंट्री है। तो ये 2-3 कंट्री है ऐसे। तो सबसे टॉप पे है मोनाको, तो ये देख लीजिए, और ये सब मैप पे है, वर्ल्ड मैप पे। यहां देखिए ये बांग्लादेश है 10 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, 1 नंबर पे ये है आपका मोनाको, यहाँ पे ये इटली से थोड़ा इधर है मोनाको, छोटा सा कंट्री है। दूसरा नंबर पे है आपका मकाओ, यहाँ पे है, चाइना के पास है, ये चाइना है, यहाँ पे मकाओ है। उसी तरह से जाएंगे तो सिंगापुर आप जानते हैं, सिंगापुर यहाँ पे सिंगापुर। उसी तरह से हांगकांग है 4 नंबर पे, यहाँ मकाओ से थोड़ा सा इधर हांगकांग। उसी तरह से जाएंगे तो ये जिब्राल्टर है, आप लोग जानते हैं ना, जिब्राल्टर जो है वो मेडिटेरेनियन सी और इसके बीच में, इसको ये एरिया को जिब्राल्टर कहते हैं। ये देखिए ये वर्ल्ड का मैप है, ये वर्ल्ड है, इसको ये वर्ल्ड का मैप है, इस तरह से है। तो पॉपुलेशन सबसे, अब देखिए इस हिसाब से फिर मालदीव है, मालदीव यहाँ पे है, बांग्लादेश वहां क्या है, डेंसिटी ज्यादा है। हाँ 1 किलोमीटर में ज्यादा, जैसे कि अब इंडिया में भी हम लोग विश्लेषण करेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे डेंसिटी वाला स्टेट कौन सा है पता है आपको? कम तो 17 तो बताया था आपको, सबसे कम डेंसिटी था, कौन था 17 सबसे कम डेंसिटी? अरुणाचल प्रदेश था। सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला स्टेट है बिहार, बहुत लोग रहते हैं। ये जनगणना के अनुसार अभी भी बिहार टॉप पे बना हुआ है, बिहार अभी टॉप पे बना हुआ है। आपको पता है ना कि आप देखिएगा जैसे कि यूरोप, आप देखिएगा ऑस्ट्रेलिया, आप देखिएगा जापान, यहाँ क्या है, पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग हो रहा है। बताया था मैंने, पॉपुलेशन नहीं, वो वाले बैच को बताया, आप लोग को नहीं बताया था, पहले वो वाले बैच को, पॉपुलेशन वहां डिक्लाइनिंग हो रहा है। ये अच्छा नहीं, कोई बात नहीं, ये डेटा चेंज होता रहता है। मैं आपको बताऊं ये सब, ये जब आप लोग देंगे ना 2028 में, तब कुछ और डेटा हो जाए, समझ रहे हैं? अभी सिर्फ ये समझिए कि ये प्रेजेंट डे में ये है। अब टारगेट बैच वाले हैं तो उनको अभी मैं 2024 का डेटा देता हूं, 25 का डेटा देता हूं, लेकिन जब आप 2028 में देंगे, 2 साल 3 साल में बहुत सारे, हो सकता है कि हमारा जो अभी जनगणना शुरू हो रहा है इसके आंकड़े आ जाएंगे, तब फिर हमारे पास ऑफिशियल आंकड़े। अभी क्या है, यूएन का सहारा हमको लेना पड़ता है, यूएन के आंकड़े से हम देखते हैं। हाँ फोटो ले लीजिए, ये बात अलग है मारो। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक का, जैसे मैंने बताया, सोर्स जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूएन। तो अभी जो भी आपको डेटा मिलता है यूएन के सोर्स से ही हम लोग लेते हैं, है ना। लेकिन इंडिया में ये 2017 का, ये देखिए। अब आगे चलते हैं हम लोग फैक्टर्स। अब देखिए कि भाई ये जो कंट्री है यहाँ इतनी ज्यादा आबादी की, जैसे कि मोनाको, सबसे ज्यादा आपने देखा मोनाको। आप लोग गेम वूम खेलते होंगे तो मोंटे कार्लो मोनाको के पास है, एक सर्किट है जो रेसिंग वगैरह होता है। मोनाको ऐसा कंट्री है, छोटा सा कंट्री है, लेकिन वहां बेरोजगारी 0 है, बेरोजगारी है ही नहीं, सभी लोग रोजगार में। अब आपको पता चलेगा कि भैया हम जाएंगे, हमको भी अच्छा खासा वहां आमदनी मिलेगा, तो वहां जाके कंसेंट्रेशन बढ़ने लगा इंसानों का, तो आबादी ज्यादा हो गई, तो इसीलिए मोनाको आपका सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। अच्छा ये 1 मिनट, हाँ वही तो कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं आपका इसका कर, ये ठीक है, अब आ जाएगा। फैक्टर्स क्या क्या है, तो इसमें हम देखेंगे ज्योग्राफिकल फैक्टर है, इकोनॉमिक फैक्टर है, सोशल कल्चरल एंड अदर फैक्टर्स है, यानी कारक। तो एक रिलीफ है ना, उसी तरह से क्लाइमेट है, ड्रेनेज है, सॉइल है, वेजिटेशन है, मिनरल रिसोर्सेस है। अब इसमें देखिए यहां पे मैं आपको बताता हूं एक चीज, इसको समझिए, लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है, मैं समझाने के दृष्टिकोण से। ये रिलीफ क्या होता है बताइए? उच्चावच, इसको कहते हैं रिलीफ को हिंदी में उच्चावच।
तो ज्योग्राफिकल यानी भौगोलिक कारण है ना, भौगोलिक कारण, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, अन्य, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब उच्चावाच्य रिलीफ, अभी आपको मैंने बताया अरुणाचल प्रदेश का आवाज, अरुणाचल प्रदेश में ज्यादातर देखेंगे तो पहाड़ है, छोटी 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 पहाड़ है, इस तरह की वहां की रिलीफ है कि वहां लोग बस ही नहीं सकते, इसीलिए वो लैंड होने के बावजूद आपको वो नहीं होगा। तो ये आपका उच्चावाच में एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अरुणाचल, उसी तरह से जहां मैदानी एरिया है जैसे कि गंगेटिक बेल्ट है, काफी आबादी हो जाती है, क्यों? क्योंकि वहां समतल जमीन है, तो यहाँ समतल जमीन है, यहाँ काफी लोग रहेंगे, यहाँ पहाड़ी है तो बेचारे को रहने में दिक्कत है, यहाँ से यहीं आने में उसको दिक्कत हो जाता है ना। तो ये सारी चीजें। दूसरा चीज है आपका क्लाइमेट यानी कि जलवायु, ज्योग्राफी का दूसरा पहलू है जलवायु। जैसे हमने देखा अभी वर्ल्ड पे कि साइबेरिया में पूरा खाली, क्यों? क्योंकि वहां का जलवायु है। ऑस्ट्रेलिया आपने देखा पूरा खाली, क्यों? वहां की जलवायु उस तरह से डिजर्ट है, वहां लोग रह ही नहीं सकते। तो आपको ये बहुत जरूरी है कि क्लाइमेट किस तरह का हो। उसी तरह से हम लोग मानसूनी क्लाइमेट में बहुत आबादी पाया जाता है, क्योंकि वहां सबसे फेवरेबल कंडीशंस होते हैं, तो आपको अच्छे खासे आबादी पाए जाएंगे। तो ये सारी चीजें। अच्छा, इसको लिख लीजिए, इसको तो मैं आपको हिंदी लिख देता हूं, यहाँ पे ये लिख लीजिएगा। सब में हम हिंदी सबका कर दिए हैं, इसको आप लिख लीजिएगा, फिर से पढ़ भी दे रहा हूं। पहले लिखिए भौगोलिक कारण, आर्थिक, सामाजिक, अन्य। तो भौगोलिक में उच्चावाच, जलवायु, अपवाह, मृदा, वनस्पति, खनिज। आर्थिक में देखेंगे कृषि, उद्योग, संचार। सामाजिक में हम लोग देखेंगे तो शैक्षणिक संस्थाएं, एजुकेशनल सिस्टम या सॉरी शैक्षणिक व्यवस्थाएं,
रिलीजियस प्लेस मतलब धार्मिक स्थान, कोई भी रिलीजियस प्लेस है आपका धार्मिक स्थान। पर्यटन, उसी तरह से शहरीकरण और प्रवासन, माइग्रेशन को कहते हैं हिंदी में प्रवासन, ठीक है, प्रवासन, ठीक है। उसके बाद अदर्स में, अन्य में हम लोग लिखेंगे सरकार की नीति, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये सारी चीजें वो होती है जो फैक्टर प्रभावित करती है कहाँ किस तरह की जनसंख्याएं होंगी। इसको लिख, ये लिख लीजिए, फिर मैं एक एक चीज समझाता हूँ, पहले लिख लीजिए। क्या शहरीकरण, प्रवासन है ये, माइग्रेशन, पर्यटन, 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 पर है ना, पर्यटन, ठीक तो है, पर्यटन, अरे पर्यटन टूरिज्म जो होता है, पर्यटक, पर्यटन जो कहते हैं हिंदी में, पर्यटन, पर्यटन, जैसे घूमने फिरने जाते हैं वो पर्यटक हुआ ना, पर्यटन करने जाते हैं, टूरिज्म। तो शहरीकरण मतलब जहां शहर, अब इसमें हम एक एक चीज समझा के, पहले लिख लिया आप लोगों ने, फिर मैं बताता हूँ एक एक चीज करके। ये है जनसंख्या के इसका कारक, आप फैक्टर्स को कहते हैं कारक, यानी कौन कौन से कारक है जो ये आपको वहां काम आते हैं, इस तरह से फैक्टर्स। हो गया? तो अब समझिए, रिलीफ के बारे में आपको समझा ही दिया हूं, जलवायु के बारे में मैंने आपको बताया, रिलीफ के बारे में जहां ऊंचाई नीचा होगा, जहां मैदानी एरिया होगा ज्यादा हो गया, उसी तरह जलवायु जहां एक्सट्रीम क्लाइमेट होगा वहां आपको नहीं होगा। वर्ल्ड मैप आपको दिखाया था, ऑस्ट्रेलिया गायब, ऑस्ट्रेलिया का वो वाला रेगिस्तानी एरिया गायब, रसिया का साइबेरिया वाला गायब, कोई आदमी नहीं वहां, कनाडा का, यूरोप यूएस के ऊपर वाला कनाडा वाला में कोई नहीं, तो वहां काफी ठंडी पड़ती है। तो उसी तरह सहारा रेगिस्तान जहां है, पूरा आबादी नहीं है वहां पे, तो ये जलवायु की वजह से हुआ। हाँ बोलिए। उच्चावाच का मतलब ये हो गया कि रिलीफ, यानी कहीं पे मैदान, कहीं पे पहाड़ी, कहीं पे, जैसे ये देखिए, ये आबादी नहीं की बात नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं इसको प्रभावित करने वाले कारक, यानी उसको इफेक्ट करते हैं। अगर मान लिया यहां पे आप घर बनाएंगे, आपका घर सीधे नीचे चला जाएगा, और अगर आप यहाँ पे घर भी बना रहे हैं तो यहाँ आने के लिए, ट्रेवल करने के लिए सीधे तो आप नहीं आएंगे गाड़ी से, आपको घूम के आना पड़ेगा, पहाड़ी एरिया का देखेंगे कैसे रोड होता है, यानी आप सिर्फ 1 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के लिए आपको 50 किलोमीटर चलना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, हाँ देखेंगे, जब पैटर्न आप मैप पे देखेंगे, कहीं भी देखेंगे, जब पहाड़ी एरिया है, दुर्गम क्षेत्र है, जहां जाना बहुत कठिन है, वहां लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। तो अब जैसे जहां सुगम, अब यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ी एरिया में जाएंगे ना, झारखंड में या फिर पहाड़ी उत्तराखंड वगैरह में, या जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया अरुणाचल प्रदेश में, अब 5 किलोमीटर दूर है आपका घर, एक पहाड़ ऐसे, एक पहाड़ ऐसे, सामने से आपको दिखाई दे रहा है वो गाँव, यहाँ अपने लोग 2 किलोमीटर नहीं देखेंगे, वो सामने से दिखाई दे रहा है, लेकिन वहां जाने में आपको 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, मतलब जो गाड़ी से घूम के।
ऐसे करके, यानी ऐसे 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 करके। और अपने लोग का अगर यहाँ 5 किलोमीटर है मैदानी एरिया में, सीधे पहुंच गए। तो इसीलिए जो फ्लैट प्लेन होता है, मैदानी एरिया होता है, वहां आबादी ज्यादा होती है। इसीलिए हमारा जो इंडो गंगेटिक बेल्ट है, यूपी, बिहार, बंगाल, देखिए कितनी आबादी, हमेशा पॉपुलेशन सबसे ज्यादा यही होगी। तो चूंकि ये सिंपल होता है, तो इसीलिए ये रिलीफ का काम है। अब जलवायु, अगर मान लिया है, लेकिन जलवायु जैसे साइबेरिया का मैदान है, लेकिन वहां इतनी ठंड है कि आप रह ही नहीं पाएंगे, तो वहां पूरा खाली। ऑस्ट्रेलिया, बहुत लैंड है उसके पास, बस थोड़ा इधर अपना जो ग्रेट डिवेंड रेंज के इधर है, बाकी पूरा आप देखेंगे तो डिजर्ट है। तो ये पूरा जो डिजर्ट है तो वो भी जरूरी है। उसी तरह से तीसरा है ड्रेनेज, यानी अपवाह। अपवाह क्या है कि आप जानते हैं महाराष्ट्र में आप जाते हैं, लैंड भी ठीक ठाक है, सब कुछ है, पानी की कमी है वहां आपको ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, वहां नदियां नहीं है अच्छी। और अपने लोग के यहाँ क्या है, यूपी में देखो, बिहार में देखो, सैकड़ों नदियां हैं। तो नदियां हैं तो लोग को पानी भी इजीली अवेलेबल हो जाता है। अब यहाँ पे है, यहाँ पे पानी खत्म होता है, तुरंत मोटर चलाओ चल जाएगा। लेकिन वही आप राजस्थान के तरफ चले जाएं, या दिल्ली में ही उस एरिया में चले जाए जहां रहता है, तो वहां जैसे महरौली का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, महरौली में आपको बोरिंग खोदने का अलाउ नहीं है, आप ग्राउंड वाटर नहीं वहां निकाल सकते। अब जो भी नया बिल्डिंग बनता है वो वहां से कनेक्शन लेते हैं, सरकारी जो कनेक्शन पानी आता है, और नीचे एक टैंक बनाते हैं, बहुत बड़ा टैंक, और जैसे ही सरकारी पानी आता है तो उस टैंक में जमा करते हैं, और टैंक को भरते हैं, और फिर उसको फिर वो ऊपर टंकी से चलाते हैं। तो नॉर्मली आज जो पुराने घर हैं, जो पहले जब नियम नहीं बनाता तो उसके हैं, ग्राउंड से आते हैं कुछ लोगों के, तो ग्राउंड वाटर का वहां अलाउ ही नहीं दिया है। तो इस तरह से जहां भी आपको जल का अपवाह रहेगा वहां आबादी ज्यादा रहेगी। उसी तरह से सॉइल, आप क्या है, आपको मिट्टी एक रेगिस्तान है, एग्जाम्पल के राजस्थान का, वहां मिट्टी में कुछ उपजेगा ही नहीं ज्वार बाजरा के अलावा, है ना, तो वहां आबादी ही नहीं रहेगी। अब अपने लोग का जो है दोआब क्षेत्र, जो भी आपका गंगा जमुना का पूरा एरिया, या जो यूपी बिहार का है, यहाँ काफी उपजाऊ मिट्टी, चावल उगाओ, गेहूं उगाओ, हर तरह का फसल आपको मिलेगा, तो वहां लोग जाएंगे, खाने की एबिलिटी होगी ना, तो अच्छा होगा, तो यहाँ फिर आबादी हो जाएगी। उसी तरह से वनस्पति, वेजिटेशन। अब वेजिटेशन कहाँ का क्या है, अगर अच्छा वेजिटेशन है, खूब आपको हरा भरा क्षेत्र है, तो वहां आप जाना पसंद करेंगे। जहां वेजिटेशन नहीं है, जैसे रेगिस्तान है या कोई एरिया, वहां नहीं आप जाना पसंद करेंगे। तो वेजिटेशन भी प्रभावित करता है। अब तीसरा चीज है मिनरल रिसोर्सेज। अब कहीं आपने देखा कि खनिज आपको मिल गया, खजाना मिल गया, तो वहां पे क्या होता है, जैसे खनिज मिलेगा वहां आपको काम मिलने लगेगा, वहां माइनिंग वाले आएंगे, ये करेंगे। अब आप कहेंगे कि भाई चलो हम भी चलते हैं, वहां काम करेंगे, पैसा आएगा हमारे पास, तो वहां भी आपका ये करता है। तो ये तो ज्योग्राफिकल कारण हुआ। अब आर्थिक कारण क्या होता है, जैसे एग्रीकल्चर। वास्ट लैंड जो है हमारा नॉर्थ इंडिया का एग्जांपल लीजिए, तो पूरा एग्रीकल्चर है। हम लोग जानते हैं यूपी बिहार में एग्रीकल्चर ही बेस, तो एग्रीकल्चर बहुत लोगों को अट्रैक्ट करता है। यानी आज से अब में हो गया है कि हम लोगों के लिए बहुत तरह तरह का बिजनेस हो गया है, जो आप लोग नए जनरेशन है। लेकिन आज से आप लोग 50 साल पीछे चले जाइए, तो ऐसे ही होते थे लोग, कृषि के ही होता था, किसान से ही होते थे। दूसरा इंडस्ट्री, उद्योग लगा। अब उद्योग लगे, जैसे टाटा स्टील बना, एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, या बड़े बड़े उद्योग बने, वहां पे वर्कर की जरूरत पड़ी। अब वर्कर जाएंगे, वहां रहेंगे, अब वर्कर के बच्चे क्या करेंगे, बच्चे होंगे, सब कुछ होगा, पढ़ेंगे लिखेंगे, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी चाहिए। अब बच्चे हैं तो क्या होगा, वो बीमार भी पड़ सकते हैं, लोग बीमार, वहां डॉक्टर की जरूरत होगी, वहां फिर मेडिसिन की जरूरत होगी, फिर लोग खाएंगे, उस तरह से मार्केट डेवलप होता गया। तो ये आर्थिक कारण हो गया इंडस्ट्रीज बनने से वहां। अब कम्युनिकेशन है, संचार का माध्यम, किस तरह का मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, बहुत सारी चीजें हैं। अब यहां से आपको कहीं जाना हो, आपको अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड नहीं है, ये नहीं है, तो वहां लोग रहना पसंद नहीं करते, है ना, यहाँ है ही नहीं। अब मालूम हो, अरे यहाँ से तो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, यहाँ पकड़ो वहां पहुंच जाओगे, तो ये कम्युनिकेशन है, ये भी बहुत जरूरी है। तो ये सब आर्थिक कारण में होता है, क्योंकि ये सब अगर सही होगा तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। यहां से आज दो, बस 2 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे, 3 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे। लेकिन सोचिए आज से 100 साल पहले का देख लो, जब बैलगाड़ी चलती थी, तो यहां से बैलगाड़ी में 2 दिन में दिल्ली पहुंचते, तो वो होता है। उसी तरह से सामाजिक मुद्दे। अब इसमें क्या होता है कि एजुकेशन सिस्टम कैसा है, होता क्या है
कि बहुत सारे जगह पे अच्छी यूनिवर्सिटियां खुल जाती है, वहां भीड़ हो जाती है। जैसे इलाहाबाद में आप देखेंगे, उसी तरह से BSU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी खोला, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की वजह से वहां कंसेंट्रेशन होना शुरू हुआ, उसी के नाम से वो फेमस भी हो जाता है। तो आप वहां पता, अच्छा चाओ जी अलीगढ़ जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वहां पे एजुकेशन सिस्टम किस तरह से है, कैसा हो रहा वो। उसी तरह से रिलीजियस प्लेस, अब हम लोग देखते हैं इलाहाबाद में कुंभ लगता है ना, काशी मथुरा ये सब जो है रिलीजियस प्लेस से, धार्मिक दृष्टि से चले जाते हैं। वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे तो मुस्लिम लोग हैं, काबा जाते हैं, मक्का जाते हैं तीर्थ करने के लिए। तो सबका अपना अपना होता है। जैसे आप ही का जैन का है, वहां पे कहाँ झारखंड में ना आपका वो पावापुरी वाला जो है, वो जैन का एक पहाड़ है ना वहां पे, कौन तो पारसनाथ की पहाड़ी, पारसनाथ की पहाड़ी, वो बहुत आप लोगों के लिए पवित्र है, जैन लोगों के लिए। क्या? हाँ, तो वहां हम लोग गए थे एक बार झारखंड में, काफी ऊंचाई पे, बहुत अच्छा लगा था, गए थे हम। तो हर जगह होता है कि रिलीजियस अपना होता है, तो रिलीजियस प्रैक्टिस से जाते हैं लोग, तो वहां भी भीड़ हो जाती है। कुंभ मेला में कितनी भीड़ हो गई, तो वहां भी, अब वहां पे आपको बहुत सारी चीजें, मक्का और मदीना जो है वो दोनों शहर है, ठीक है। तो मक्का जो है, मक्का में खाना काबा है, जो काला पत्थर का जो आप देखते हैं उसको खाना काबा कहते हैं। तो वो बेसिकली मॉस्क है जो इस्लामिक मान्यता के मुताबिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जो इब्राहिम थे, जिसको यहूदी भी मानते हैं, क्रिश्चियन भी मानते हैं, इब्राहिम को अब्राहम वो लोग बोलते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले तौहीद कर दिया था। यानी उनके पिताजी जो थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, वो मूर्ति बनाते थे, और मूर्ति बना के और बेचा करते थे मार्केट में कि भाई ये भगवान है, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते थे कि भाई आप ये मूर्ति बना रहे हो, ये मूर्ति तो आपको कुछ कर नहीं रहा है, ये तो अपना मक्खी भी नहीं हिला सकता है, तो ये कैसे आपको करेगा, इसको कैसे आप, इसको खुद आप बनाते हो, तो आपका कैसे गॉड कैसे हुआ। तो हुआ क्या, एक बार इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारे मूर्ति को तोड़ दिया, वो लोग कहीं चले गए थे, और एक बड़ा सा मूर्ति था, उसके ऊपर वो कुल्हाड़ा रख दिया तोड़ने के बाद। तो फिर वो आए, बोला कि ये कौन किया है, यही किया होगा इब्राहिम। बोला कि मैं नहीं किया हूं। बोला क्यों? बोला कि आप ये पूछ लीजिए इनसे। तो बोला कि ये कैसे पूछेंगे, ये तो मूर्ति, ये बोल सकता है क्या, ये तो कुछ नहीं करता। बोला यही तो मैं समझा रहा था आपको, ये कुछ नहीं कर सकता, तो इसको मत पूछो, उसको पूछो, एक ईश्वर को जो हमेशा ये करता है, कोई मूर्ति नहीं। तो ये उन्होंने एक ईश्वरवाद का सिद्धांत दिया, जो बाद में आप देखेंगे क्रिश्चियनिटी में भी, यहूदी में भी, इस्लाम में भी, ये सब में उसका अस्तित्व मिलता है। तो उस वक्त बताया गया कि उनके बेटे थे इस्माइल अलैहिस्सलाम, तो उन्होंने वो खाना काबा को अल्लाह ताला के हुक्म से वहां बनाया। फिर बाद में बहुत सारे चीजें, नहीं इस्लामिक मान्यता के अनुसार ये है कि सबसे पहले लोग मोनोथीस्ट थे, एक ही ईश्वर को पूजा करते थे। बाद में लोग धीरे धीरे भटक गए। इवन आप वेद में भी पढ़ेंगे तो आपको, जो आपके आर्य समाजी लोग हैं वो भी एक ही ईश्वर मानते हैं, वो मूर्ति पूजा नहीं करते। आर्य समाजी लोग जो होते हैं, क्या, तो आप ये मक्का जो है, मक्का शहर है सऊदी अरबिया में, और उससे थोड़ा दूर हटके है मदीना। तो जब ये मूर्ति पूजा फिर वहां भी बढ़ गई, तो फिर प्रोफेट आए आज से 1400 साल पहले, तो उन्होंने फिर से तौहीद का ये दिया। तो फिर बाद में उनको वहां तंग किया गया, तो वहां से वो मदीना चले गए, तो वहां मदीना जाके उन्होंने मॉस्क बनाया, ये सारी चीजें थी। हाँ, पैगंबर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये, तो अब देखिए ये रिलीजियस प्लेस, तो कहीं भी रिलीजियस प्लेस देखिए, तो मदीना भी पहले वीरान था, फिर शहर बन गया। तो कहीं भी कोई भी रिलीजियस प्लेस होता है तो वहां बनता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि काशी, मथुरा आप देख लीजिए, इलाहाबाद में उतना है, तो इस तरह के शहर बस से धार्मिक आयोजन की वजह से, तो ये हो गया। उसी तरह से पर्यटन के लिए, अब जैसे आगरा देख लीजिए, आगरा ताजमहल की वजह से पर्यटन का केंद्र है ना, पूरे दुनिया से आते हैं। अभी रिपोर्ट आया था, तो उसमें तो आगरा के आसपास लोग बसते गए कि भाई हमारा रोजगार मिलेगा वहां पे। उसी तरह से अर्बनाइजेशन, अब लोग क्या है कि लोग शहरी क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं। गांव में क्या है कि लाइट नहीं आई, लाइट गई, सड़क व्यवस्था अच्छी नहीं है, हेल्थ सिस्टम अच्छी नहीं है, आप बीमार पड़ेंगे। तो हाँ, फैसिलिटीज, तो अब ये फैसिलिटीज अर्बन एरिया में है, तो अर्बन एरिया अट्रैक्ट करेगा। इसी पे आगे हम लोग जब माइग्रेशन पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। उसी तरह से फिर उसके आगे माइग्रेशन, जिसको प्रवासन कहते हैं। तो ये सारा चीज क्या है, ये सामाजिक कारक है आपका। अन्य में क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसी। अब गवर्नमेंट जो होता है, चूंकि ये हम ग्लोबल लेवल पे पढ़ रहे हैं, चाहे इंडिया का गवर्नमेंट हो या कहीं का भी गवर्नमेंट हो, पॉलिसी बनाती है कुछ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी अमेरिका कर रहा है बदमाशी, कि
ग्रीन वीजा है, ये वीजा है, वो वीजा, पहले लोग जाके बस गए, अब तुमको ये करना है, अब मजबूरी में वहां से भाग रहे हैं साइंटिस्ट सब। तो उसी तरह से अभी जैसे गजा का आपने देखा होगा, इजराइल पूरी तरह से ये कर रहे हैं, तो वहां की गवर्नमेंट इस तरह से किया है। तो बहुत सारे जगह ऐसे होते हैं कि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बनाती है कि लोग परेशान हो जाते हैं कि भैया इससे अच्छा है कि वहां जाके, अब आप कहीं हैं एग्जाम्पल के तौर पे लिए, अच्छा कमा खा रहे हैं, तो आप वहां से हटने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन जब पता चलेगा कि आप अच्छा कमा रहे हैं, मान लिया आप 50,000 कमा रहे हैं और उसमें 5,000 टैक्स दे रहे हैं, 45,000 आ रहा है, आप अच्छा से जिंदगी गुजार रहे हैं, पता चला कोई सरकार बैठा और 50% टैरिफ लगा दिया कि 50,000 में से 25,000 हमको दे दो टैक्स में, अब आप देंगे नहीं तो आप पे कार्रवाई वो करेगा, वही सरकार वही है, तो कार्रवाई करेगा। तो उससे अच्छा सोचेंगे भैया यहाँ से चलो, विदा लेते हैं। गवर्नमेंट कोई अच्छी पॉलिसी बनाती है तो लोग अट्रैक्ट होकर आते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये उसी तरह से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी होती है कि किसी को अपने धर्म से, कोई रिलीजन से या कोई हिस्टोरिकल प्लेस से जोड़ते हैं कि भाई ये गौरव हमारा इतिहास का था, तो वहां भी जाके लोग बसते हैं। बहुत सारे ग्रीक एरिया है आपका देखेंगे तो ग्रीक के पास बहुत सारे लोग, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो जनसंख्या के कंसंट्रेशन में आपको काम आएगा, ठीक है। तो ये आगे हम लोग आगे चलते हैं। तो ये ज्योग्राफिकल फैक्टर वही मैंने बताया, एबिलिटी ऑफ वाटर यानी जल की उपलब्धता, ये सब बता चुके हैं, इसी को बस आगे चलते हैं हम लोग। लैंडफॉल वही, उच्चावाच क्लाइमेट, ये सारी चीजें बता चुके हैं। एक ब्रीफ करते हुए तो हम बस सॉइल्स, इकोनॉमिक फैक्टर मैंने आपको बताया, मिनरल्स, अर्बनाइजेशन बताया था, तो वही सब है लिखा हुआ जो मैंने अभी समझा दिया आपको, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो आगे हम लोग चलेंगे, ये देखिए अब इंडस्ट्रीज से कैसे कंसेंट्रेशन होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल है जापान। जापान में ये कोबे, यहां से देखिए एक कोबे जगह होगा है ना, क्योटो, यहाँ पे आप देखिए ये यहां से यहाँ का पूरा एरिया आप देखेंगे टोक्यो से शुरू होता है, ये पूरा ग्रीन ग्रीन टाइप का जो बेल्ट है, ये देखिए पॉपुलेशन। तो ये जो एरिया का कंसेंट्रेशन है, ये सब इंडस्ट्रीज की वजह से कंसेंट्रेशन, यानी अच्छा इंडस्ट्रीज आपका होगा तो ये पूरा एरिया आपका यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ ये दिखाया कि पॉपुलेशन देखिए कितना है, 3,000, ये इस तरह से। तो ये जापान का है ना, तो ये आप देख सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे तो सोशल फैक्टर जो मैंने आपको बताया था। अब पॉपुलेशन ग्रोथ पे आते हैं। तो पॉपुलेशन ग्रोथ या जिसको कहते हैं जनसंख्या, पॉपुलेशन ग्रोथ, नेचर ऑफ ग्रोथ, दिस इज द पॉपुलेशन इंक्रीज डिफरेंट बिटवीन द, ये देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ जो होता है, एक मिनट इसका एक बीच में लगता है ये हो गया, एक ब्लैक बैकग्राउंड है, सोशल फैक्टर हो गए। हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ पे आते हैं, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि, इसको हम वृद्धि आगे देखते हैं। तो उसी में टॉपिक है, चैप्टर वही है जो डिस्ट्रीब्यूशन था ना, हमने लिखा था ना क्या क्या था आपका, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वृद्धि। घनत्व भी समझ गए, वितरण भी अभी दिखा दिया क्या क्या वितरण का फैक्टर्स थे। अब इसमें वृद्धि कैसे होती है, इस पे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो अच्छा इसमें नहीं है, एक मिनट है, अच्छा दूर हटाइए इसको। चले कोई बात, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज भी इसको बोला जाता है, इज अ चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट ऑफ ए टेरिटरी ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। दिस चेंज मे बी पॉजिटिव as well as negative. It can be expressed either in term of absolute number, in term of
percentage. Population change is an area and important indicator of the economic development, social upliftment and the historical and cultural background of the region. इसको लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, उसके बाद में आपको बताता हूँ. पॉपुलेशन चेंज, अभी आपने सुना होगा ना, काफी 15 अगस्त में भी भाषण दिए थे मोदी जी, ये डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, ये सबसे बड़ा खतरा है, सीमावर्ती क्षेत्रों में ये घुसपैठिए आ रहे हैं. भाई डेमोग्राफिक चेंज होता है, ये सारी चीजें होती है, ये पॉलिसी कौन करेगा? जो सत्ता में बैठा हुआ वही करेगा ना भाई. आप सत्ता में हैं, आपकी सरकार है, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, तो आपको चाहिए कि भाई आपके गृह मंत्री है, आप पुलिस को भेजिए वहां पे कि क्यों ऐसा हो रहा है. काम तो आपका बनता है ना भाई. जैसे मान लिया आप हमको दोगे चौकीदारी के लिए इस घर का, तो इस घर में हम बोलेंगे कि ये देखो ये जानवर आ गए, ये आ गए, वो आ गए, हम यहाँ भाषण दे रहे. भाई रोकने का काम हमारा था ना, कि हम उसके एंट्री नहीं करने देते. तो अगर कोई बाहर से आ रहा हो तो वो तो सरकार की काम है, सरकारी तंत्र फेलियर है तभी तो आ रहा है. या इसका मतलब है कि आपके जो सिस्टम है उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है, तभी घुसपैठिया पैसा दे के घुस जाता है अंदर, तभी तो हुआ. तो जो अगर ऐसा कर रहा है उस पर आप कड़ी सजा दीजिए उसको कि क्यों आप ऐसे कर रहे हैं. तो ये चेंज इन पॉपुलेशन. इसको हम इस तरह से देखते हैं, जो जनसंख्या वृद्धि इसको कहते हैं हम लोग. अच्छा यहाँ ये हेडिंग बनाइए, जनसंख्या वृद्धि. क्या हो गया? अच्छा ठीक है. तो इसमें होगा नहीं हमको लगता. तो नेचुरल ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन. अच्छा ये हिंदी नहीं है, इसका इंग्लिश ही इंग्लिश है. मैं आपको यहाँ लिखा देता हूँ, ये लिखिए. इसकी हिंदी नहीं है, मैं आपको लिखा देता हूँ, ठीक है. इसको मैं लिखा देता हूँ, आप इसको मैं समझा देता हूँ. जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि किसी भी क्षेत्र में, जनसंख्या वृद्धि लिखिए, जनसंख्या वृद्धि मैंने यहां लिखा भी था. जनसंख्या वृद्धि इस तरह से लिखिए. जनसंख्या वृद्धि, तो जनसंख्या वृद्धि किसी भी क्षेत्र में निवासियों के जनसंख्या के परिवर्तन को कहते हैं. निवास, किसी भी क्षेत्र में निवासियों के जनसंख्या के परिवर्तन को कहते हैं, है ना. किसी भी क्षेत्र में निवासियों के जनसंख्या के परिवर्तन को कहते हैं, है ना, कहते हैं, जो कि एक निश्चित समय के लिए है. यानी एक निश्चित समय में कितना हुआ, है ना, एक निश्चित समय के लिए होता है, निश्चित समय के लिए. यह परिवर्तन जो कि एक निश्चित समय के लिए, लिख लिया आपने. अब आगे लिखिए, यह परिवर्तन धनात्मक एवं ऋणात्मक भी हो सकते हैं. यह परिवर्तन धनात्मक एवं ऋणात्मक भी हो सकते हैं. यह परिवर्तन धनात्मक अथवा ऋणात्मक भी हो सकते हैं, हो सकते हैं. इसको धनात्मक अथवा ऋणात्मक भी हो सकते हैं, लिख लिया आपने. अब लिखिए, इसको पूर्ण संख्या अथवा, इसको पूर्ण संख्या अथवा प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है.
इसको पूर्ण संख्या अथवा प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। किया जाता है, लिखा किया जाता है, ठीक, लिख लिया। अब लिखिए, जनसंख्या परिवर्तन किसी भी क्षेत्र के, जनसंख्या परिवर्तन किसी भी क्षेत्र का महत्वपूर्ण सांकेतक है। जनसंख्या परिवर्तन किसी भी क्षेत्र का महत्वपूर्ण सांकेतक है, यानी इंडिकेटर है, जिससे पता चलता है कि वह किस प्रकार सामाजिक उत्थान अथवा आर्थिक विकास हुआ है। 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 इस तरह से विकास हुआ है, इस तरह से हमें विकास हुआ है, लिख लिया आपने, देखिए, इस तरह से हमें उस स्थान का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का भी पता चलता है। उस स्थान के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का भी पता चलता है, ठीक है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का भी पता चलता है। यानी इसमें जो हमारा ऐतिहासिक या कल्चरल बैकग्राउंड है वो, अब ये होता क्या, देखिए, लिख लिया सब लोगों ने, आप समझाते हैं, बोलिए। मतलब उसको वृद्धि नहीं कह सकते, लेकिन वो भी होता है। इन दोनों को हम लोग, सॉरी, यहाँ पे ये देखिए, लिखा ना, चेंज में भी जनसंख्या वृद्धि नहीं, जनसंख्या परिवर्तन नाम लिखा है। हाँ, तो परिवर्तन ऋणात्मक भी हो सकता, धनात्मक भी, बताते हैं आपको, इसीलिए तो यहां समझा रहे हैं। ये ए है, दूसरा प्लेस बी है। यहां मान लीजिए 100 लोग हैं, ठीक, यहां भी 100 लोग। अब क्या हुआ, यहां की 1 मिनट के लिए मान लीजिए आर्थिक स्थिति अच्छी, पता ये चला कि अब इसमें से, यहां 100 में से 30 लोग यहां चले गए, ठीक है, चला है भैया, हमारे यहां तो पैसा नहीं हो रहा है, यहां चल रहे हैं, तो इसमें 30 लोग जुड़ गए, तो ये हो गया 130 हो गया। अब ये 100 था, इसमें से 30 माइनस हो गया, बचा 70। तो इसमें भी जनसंख्या परिवर्तन हुआ और इसमें भी जनसंख्या परिवर्तन हुआ। इसमें धनात्मक हुआ, इसमें ऋणात्मक हुआ नहीं। तो इसी तरह से कहता कि जनसंख्या परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। आगे माइग्रेशन में हम लोग और डीप से समझेंगे। तो होता क्या है कि जैसे आप कहीं से आप जाते हैं, आपने देखा होगा कि मुंबई कमाने के लिए या महाराष्ट्र में जाते हैं लोग, चूंकि पैसा है नहीं गांव में, तो चले जाते हैं, गांव का गांव खाली हो जाता है, गांव में ज्यादातर महिलाएं रहेगी, उसके हस्बैंड आएंगे साल में एक बार, ये आगे माइग्रेशन पैटर्न आपको हम बताएंगे। तो उसमें, तो इससे अब आपको पता चल गया कि किस तरह से ये धनात्मक और ऋणात्मक भी हो सकते हैं, ठीक, दोनों चीज हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ये होते कैसे हैं चेंज। तो दो तरह से होते हैं, एक तो जो अभी आपको मैंने देखे, एक होता है प्राकृतिक चेंज या नेचुरली, मतलब नेचुरली ये कि जैसे 100 लोग हैं, अब हाँ आगे दिखाते हैं, ये तो लिख लिया ना आप सब लोगों ने, अब आगे दिखाते हैं। तो नेचुरल ग्रोथ पॉपुलेशन, दिस इज द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय द डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ इन अ पार्टिकुलर रीजन बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसको हिंदी में ही है, सॉरी इंग्लिश में ही है,
तो इसको हम हिंदी में आपको लिखा देते हैं, फिर समझा भी देते हैं। ये हेडिंग देके लिख लीजिए, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, यानी नेचुरल कैसे होता है, प्राकृतिक रूप से कैसे, यानी नेचुरल। ठीक है ना, इसमें वृद्धि ये लिख लीजिए, उसके बाद हम दिखाते हैं। इसमें जनसंख्या वृद्धि, इसमें जनसंख्या वृद्धि जन्म दर अथवा मृत्यु दर के, इसमें जनसंख्या वृद्धि जन्म दर अथवा मृत्यु दर से होता है, जो कि किसी क्षेत्र के किसी क्षेत्र के मतलब किसी 2 पॉइंट जो है किसी 2 क्षेत्र के टाइम पर, मतलब समय के अनुसार, समय के एक फ्रेम में होता है। यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इसमें जनसंख्या वृद्धि है ना, डिफरेंस बिटवीन द बर्थ एंड डेथ इन अ पार्टिकुलर रीजन बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ, किसी भी क्षेत्र के, किसी भी विशेष क्षेत्र के, किसी भी क्षेत्र के समय के दो समय बिंदु पर होता है ना। इसको इस तरह से हम दिखाते हैं, रुकिए एक मिनट, ये दिस इज द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ एंड डेथ इन अ पार्टिकुलर रीजन। तो ये पॉपुलेशन, इसमें जनसंख्या वृद्धि जन्म और मृत्यु के कारण होता है ना, जो कि किसी विशेष क्षेत्र में है ना 2 समय बिंदुओं पर होता है, किसी विशेष क्षेत्र में 2 समय बिंदुओं पर होता है। ये लिखिए, इसको मैं समझा रहा हूं, जो है ना किसी समय बिंदु पर होता है। इसको इस तरह से अब समझाते हैं आपको, समय बिंदु पर होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लीजिए कि हमने 1 साल या 2 साल का आंकड़ा लिया यहाँ पे, अब यहाँ पे एक विशेष क्षेत्र 2 टाइम लिया, जैसे कि सपोज कीजिए हमने यहाँ लिया 2023, ठीक, और अभी है 2025, ठीक। 2023 में इसकी आबादी थी, सपोज कीजिए 1000, किसी भी स्थान, हाइपोथेटिकली मान लिया कि 1000 आबादी थी। अब इस 1000 आबादी में क्या होता है, आपको 2023 में 1000 आबादी थी, फिर हम देखते हैं 2025 में इसकी आबादी क्या हुई। अब 2001 में क्या हुआ कि तकरीबन इस बीच में 200 बच्चे पैदा हुए, ठीक, 200 बच्चे पैदा हुए, और इसी में लोग बीमारी से या बूढ़े लोग, 50 लोगों की मौत भी हो गई इतने दिन में, 50 लोग मरे भी। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें 1000 में 150 पॉपुलेशन जुड़ेगा ना, क्योंकि 200 बच्चे पैदा हुए थे और गए तो सिर्फ 85। क्योंकि अभी जो पॉपुलेशन वृद्धि का जो कारण कभी कभी होता है, जन्म दर से ज्यादा मृत्यु दर का कम होना भी होता है, क्योंकि अब हमारी हेल्थ सुविधा अच्छी हो गई है, लोग मरते नहीं है। ऐसा नहीं जबरदस्ती नहीं, कोरोना के बाद से ये स्पीड बढ़ा है, क्योंकि जो वैक्सीन लिया था ना कोरोना का सब लोगों ने। हाँ, अब देखिए ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं मुंह में गुटखा भरे रहते हैं एकदम पूरा, कोई लोग हैं सिगरेट पीते हैं, तो अपना आपका जो आदत है ना उससे भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तुम खाते हो, तुम लोग नहीं ना, तुम लोग कुछ नहीं खाते हो, सुपारी। देखो ये सब बहुत गंदी चीज है, इसको मत खाइए, ठीक है। अभी बता दें कि जो लोग इस तरह के खाते हैं ना, वो जल्दी बूढ़े भी हो जाते हैं, उसका शकल सूरत भी आप देखोगे तो वो ये नहीं रहेगी। अब हम लोग को देखो, हम लोग बचपन से इस तरह से कुछ भी नहीं, न गुटखा न पान न तंबाकू, कुछ भी नहीं। अभी भी जाते हैं कभी चाय पीने तो लोग सब कहते हैं, हम बोले कभी हम खाया ही नहीं, तो कभी खाएंगे भी। जबकि मेरे पिताजी सिगरेट बहुत पीते थे, अब उनको कैंसर हो गया था, कैंसर से उनका डेथ हो गया। तो हम लोग 4 भाई हैं, बड़े भाई तो सीनियर IPS बन के रिटायर किए हैं, अभी 2022 में रिटायर किए हैं। वो बिहार कैडर मतलब BPSC में टॉप किए थे वो, तो उनको DSP रैंक मिला था, तो उसी वजह से हमको आना पड़ा इस फील्ड में। क्योंकि पिताजी बोले कि ये BPSC में गया, तुमको UPSC में करना है, तो
तो आगे यूपीएससी का तैयारी करने, तो अपना अपना होता है लक्ष्य जिसका। अगर नहीं हुआ तो अच्छा हुआ, आप लोग को पढ़ा रहे हैं, आप लोग को सिखा रहे हैं, आप लोग बनेंगे तो हमारे एक जगह आप 5 बन जाएंगे, है ना। तो अरे अभी 5 लोग है, कितने लोग है, 5 है ना, 4 1 5 है, पांचों का पांचों बनी है, इसमें हम क्या बात करते हैं। अगर सही माने में आप लोग अगर अपना ये कर ले और देखें यूपीएससी का पैटर्न, मेन का क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तो कोई जरूरी नहीं है कि 2028 में आपको नहीं होगा, हो जाएगा सबको, लेकिन ईमानदारी से मेहनत करना पड़ेगा, भागना नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए, अब यहां देखिए ये 150 जुड़ेगा, कहने का हमारा ये सेंस था। तो अब ये हो गया 1150 हो गया। तो अब जो ये आबादी 1150 हुआ, ये पूरी तरह से जन्म और मृत्यु पे डिपेंड है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, तो इसको कहेंगे नेचुरल। और जैसे नेचुरल डेमोग्राफिक चेंज होता है, लेकिन अननेचुरल क्या होगा, जो मतलब हम लोग देखेंगे परिस्थितियां, माइग्रेंट आ गया। आप सोचिए ये 1150 था, इसी में से कहीं से बाहर से 500 माइग्रेंट आ गया, तो वो 1650 हो जाएगा ना। तो ये नेचुरल नहीं होगा, क्योंकि ये बाहर से जुड़ा है। तो जो बाहर से नहीं जुड़ता हो उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल पॉपुलेशन। मतलब उसी एरिया में हाँ बाहर से नहीं आए, ये हो गया नेचुरल, ये नेचुरली तरीके से, ठीक है उसको। अब आगे देखते हैं, जैसे नेचुरल ग्रोथ, बर्थ बटा माइनस डेथ, जो मैंने अभी आपको समझाया वही है, ठीक है। तो प्राकृतिक आप देखेंगे बर्थ माइनस डेथ, ये हो जाएगा। तो ये है इसका सिंपल, यानी नेचुरल ग्रोथ, बर्थ को आप डेथ से घटा दीजिए, हो जाएगा। अब होता क्या है कि यूरोप वगैरह में जो पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग है, आगे हम बताएंगे आपको कंपोजिशन में, जापान में डिक्लाइनिंग है, बहुत सारे यूरोपियन कंट्री में पॉपुलेशन घट रहा है। उसका वजह यह है कि जापान वगैरह काफी डेवलप है, हेल्थ सर्विस बहुत अच्छा है, तो वहां मौत होती बहुत कम है, और मौत बहुत कम होती है, लेकिन वो मतलब होता भी है तो बर्थ बहुत कम, मतलब तब भी डिक्लाइन कर रहा है, क्योंकि नए बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे। अब यंग नहीं पैदा होंगे तो आप सोचिए, हम लोग जब थे तो हम लोग यंग थे, अब धीरे धीरे हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, तो अब आप लोग यंग होंगे। अब आप लोग आते ही नहीं दुनिया में 2008 में, कहता 2000 में ही कहता कि सब खत्म हो गया, उसके बाद कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, तो आप लोग तो दिखाई भी नहीं देते यहाँ पे। तो ये सारी चीजें हैं। सुना ना उसका, ये वो जो है बीजेपी के एक नेता है, वो क्या तो नाम है उनका, वो जो अभी हीरो है भोजपुरी फिल्म का, क्या तो नाम है उसका, भोजपुरी फिल्म का जो हीरो अभी एमपी है बीजेपी, जो समोसा पे ज्ञान दे रहे थे पार्लियामेंट में। नहीं पवन ने, वो क्या तो नाम है उसका, खेसारी नहीं, अरे वो पार्लियामेंट में बोल रहा था कि समोसा जो है सो कहीं 50 रुपया में देता है, कहीं 30 रुपया में देता है, कहीं 20 रुपया। पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठाने का है। तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि पूरे इंडिया में समोसा का एक रेट हो, एक तरीका से होना चाहिए। 5 स्टार में इतना महंगा मिलता है, यहाँ पे इतना नहीं वो है, क्या तो नाम है उसका, हम भूल रहे हैं, हम तो उसे भोजपुरी वाला आए चिंटू पाने नहीं, ये अरे बहुत भोजपुरी का, वो अपने आप अमिताभ बच्चन कहता है भोजपुरी फिल्म का, नहीं रहुआ भाई, यहाँ भी है, क्या तो नाम है उसका है। अरे अभी एमपी है, एमपी निरहुआ थोड़े है, पार्लियामेंट में एमपी है वो। हाँ वो नहीं, मनोज तिवारी नहीं, वो दूसरा है, एक और है, क्या तो नाम है उसका, अरे अच्छी छोड़ी, दिमाग से उतर गया। तो वो यही बोल रहा था कि आगे चलते हम लोग, देख लो ना, समोसा पे ज्ञान देने वाला पीछे ये पूछ लो ना, उसमें करोगे मिल जाएगा। अब पॉपुलेशन ग्रोथ में हम लोग देखेंगे, एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज दिस। अब एक्चुअल ग्रोथ क्या होता है, एक तो नेचुरल हो गया, लेकिन नेचुरल के अलावा जैसे मैंने बताया माइग्रेशन वाला आगे घुस गया, वो 500 आगे घुस गया। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर लीजिए कोई दिल्ली में, अब दिल्ली में इतना माइग्रेशन हुआ कि दिल्ली वाले ही कम हो गए, नेचुरली दिल्ली के कम है, बाहर या बिहार के हैं, यूपी के हैं, डिफरेंट से। हाँ रवि किशन, यस रवि किशन, हाँ वो अपने आप रवि किशन वही बोला था समोसा पे। तो वो ये बोला कि ये जो ग्रोथ था ना पॉपुलेशन के बारे में, तो पॉपुलेशन पे ज्ञान बांट रहा था, तो वही बोला क्या रे क्या करे,
कांग्रेस पहले ले आती बिल, तो वो बोला कि भाई आप पॉपुलेशन पे बिल लाने वाले हैं पार्लियामेंट में, तो आपके तो खुद 4 बच्चे हैं। रवि किशन है, रह चुके हैं, अभी सांसद हैं ये। तो ये पार्लियामेंट में भाषण दिए, सबको अपना अपना टाइम मिला, तो ये अपना टाइम में बोलने लगे कोई 5 स्टार में 50 रुपए में समोसा मिलता है, कहीं 5 रुपए में मिलता है, ये थोड़ा ही होता सबको एक जगह होता है। सब इतनी हंसी उड़ाए कि भाई पार्लियामेंट सीरियस मुद्दों के लिए होता है। अब आप समोसा पे करें क्या, समोसा हम पे कम तो बहुत हंसी। आप जाएंगे दिल्ली में कनॉट प्लेस है, तो आज से बहुत पहले हम खाए थे, तो 75 रुपये में एक समोसा मिलता है। तो अब यहां देखिए ये एक्चुअल ग्रोथ क्या होता है, यानी वास्तविक जनसंख्या वृद्धि। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि नेचुरल तो हमने जाना कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा रियल में कहीं होता नहीं है। कोई भी गांव देखे तो वहां से बाहर से लोग आते हैं, शहर हो गया तो शहर में तो और ज्यादा ये होता है। तो एक्चुअल ग्रोथ जो होता है, यानी वास्तविक जनसंख्या वृद्धि, तो इसमें क्या होगा, जन्म माइनस मृत्यु प्लस प्रवासन माइनस बाहरी प्रवासन, यानी ये सब मिला के तब आपका होगा। जैसे यहां पे मैं आपको बता देता हूं, ये लिख लीजिए फिर मैं समझा देता हूं। एक 1000 आबादी थी, 2022 इसको मान लीजिए, 2022। अब यहां पे प्रवासन है, प्रवासन 9 है ये, प्रवासन। अब बाहरी प्रवासन, ये आउट माइग्रेशन या बाहरी प्रवासन आप कह सकते हैं। अभी समझाते हैं, पहले लिख लीजिए फिर समझाते हैं। अब यहां समझाते हैं। 1000 लोग यहाँ पे हैं, ठीक, सिंपल तरीके से समझाने के लिए बता रहे हैं आपको। तो ये लिख लिया आपने, अभी समझा रहे हैं यहाँ पे, ठीक। अब यहां से समझिए, यहाँ देखिए 1000 आबादी है किसी स्थान का, ए का, कोई शहर है, कोई गांव है, जो भी है, ए नाम का है, और ये 2022 में 1000 आबादी है। अब 2025 में देखेंगे कितना आबादी इसकी बढ़ी। अब 1000 है, इसमें जन्म कितना हुआ, जन्म हुआ हो सकता है कि 1000 में से 200 बच्चे का जन्म हुआ इतने सालों में, 3 साल में 200 बच्चे जो पैदा हुए, ठीक है। अब मौत कितना हुआ, तो मौत मान लेते हैं मृत्यु, मृत्यु कितना हो गया आपका, मृत्यु हो गया 50 मान लेते हैं, ठीक, 50। तो इसमें टोटल जो नेचुरल वृद्धि हो गया कितना हो गया, 151 नेचुरल वृद्धि, यानी नेचुरल 150 बढ़ा। लेकिन यहां आप देखेंगे माइग्रेशन करके, यहां से माइग्रेशन करके आया कितने लोग, 500 लोग। यहां 500 माइग्रेशन करके आ गया, तो 150। अब यहां पे 500 आया, तो ये कहां आ रहा है ना, आ रहा है, 1 मिनट, ये आ रहा है, तो इसको कहेंगे जो माइग्रेशन आया, यानी प्रवासन, ठीक है। तो कितना आया, 500, 500 माइग्रेशन हुआ, माइग्रेशन एम हम क्या कह रहे हैं यहां पे। अब क्या हुआ, यहां अब 500 लोग आ गया बाहर से, अब वहां बहुत सारे पॉल्यूशन हो गए,
बहुत सारे लोग बोला कि यार ये शहर में तो इतना लोग घुस गए यार, हमको मजा नहीं आ रहा है, मैं जा रहा हूं यहाँ से, पहाड़ की तरफ जा रहा हूं। तो अब इसमें क्या हुआ कि इसमें से यहां से 100 लोग यहां से निकल गए, 100 लोग निकल गए। ये जो 100 लोग निकले ये आउट माइग्रेशन हो गया, बाहर हो गए, जहां से 100 लोग बाहर हो गए। तो अब इसमें से 500 में से 100 को हम माइनस कर देंगे, क्योंकि 100 लोग तो चले गए ना, तो बचा 400, तो ये 400 हो गया। तो अब 400 और प्लस 1 तो ये हो गया 0.5 हो गया और 500, तो टोटल हो गया 550 हुआ। अब ये 550 में 1000 तो कितना हुआ, 1550 हो गया आबादी। तो इस तरह से जनसंख्या वृद्धि 550 हुआ टोटल। एक्चुअल होना क्या चाहिए था, 1150 होना चाहिए था, लेकिन माइग्रेशन आया, माइग्रेशन गया, ये सबको कैलकुलेट करके हमको एक्चुअल ग्रोथ पता चल गया कि एक्चुअल ग्रोथ कितना हुआ, 1000 आया, 1550 हुआ। तो समझ गया आउट और इन वाला। आउट का मतलब हो गया कि बाहर चला गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिवर्स माइग्रेशन भी होता है, जैसे कि यहां से मजदूर लोग जा रहे हैं गांव में कमाने, गांव से जा रहे हैं शहर कमाने, पैसा होगा वहां पे, और वहां इतना पॉल्यूशन जैसे दिल्ली वगैरह में, और वहां के जो काफी अमीर लोग हैं वहां अपना फैक्ट्री वगैरह सारी इस्टेब्लिश कर दिए, और इस्टेब्लिश करने के बाद वो अपना पहाड़ों में जाके चले जाते हैं, या कहीं अच्छा जगह पे हिल स्टेशन पे जाके अपना जमीन खरीद लेते हैं, वहां अपना बंगलो बना लेते हैं, और वहां से वो चले जाते हैं माइग्रेट करके, उनके वर्कर वगैरह रहते हैं। तो इसीलिए अगर यहाँ 500 मजदूर आया तो 100 लोग बाहर भी जा सकता है, 100 लोग बाहर भी जा सकता है, तो उसको भी अकाउंट किया जाता है। यानी कि आउट माइग्रेशन, इन माइग्रेशन, बर्थ, डेथ, ये सबको कैलकुलेट करते हुए किसी एरिया का हम देखते हैं कि वृद्धि कितना है ना। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया वास्तविक वृद्धि। तो यही मैंने यहां समझाया आपको, इसको समझाने के लिए दिया एग्जाम्पल के तौर पे। अब इसको समझिए, आगे चलते हैं। हाँ ये देखिए, ये पॉपुलेशन ग्रोथ 2000 से 2018 में कैसे हुआ, ये देखिए। एशिया का 23% पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, ये पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर रहे हैं। अब सबसे कम यूरोप का देख रहे हैं, सिर्फ 2% हुआ है। अमेरिका का 18% है, यहां 21 है, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ है अफ्रीका का 49%, है ना। और ऑस्ट्रेलिया और एशिया का लगभग ये 23% ही है, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ये पूरा। तो ये पूरा एरिया देखिए, तो ये पूरा 23% है, ये 49% है, ये पॉपुलेशन ग्रोथ बाय कॉन्टिनेंट है। ये देखिए इस तरह से परसेंटेज यहां दिया है। आगे चलते हम लोग। डबलिंग टाइम ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। अब ये आपके बुक में भी होगा एनसीईआरटी में कि जनसंख्या दुगुना कब होता है। तो डबलिंग टाइम उसको कहा जाता है जब जनसंख्या दुगुनी हो जाए। जैसे मान लिया 100 की आबादी है तो 100 से 200 हो जाए, 500 से 1000 हो जाए, 1000 से 2000 हो जाए, इसको डबलिंग। तो एक ऐसा अनुमान है, आपके एनसीईआरटी का ही बुक है, ये एनसीईआरटी बुक में है आप लोगों का, है एनसीईआरटी बुक में है आपके पास, लाए हैं वो इंडियन पीपल, वो वाला है इनका, इंडिया वाला है एक, ये वो फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है, ये इंडिया वाला ले आए हैं। तो 1000 बीसी के आसपास में हम देखेंगे तो 1000 बीसी में आबादी था 5 मिलियन पूरे वर्ल्ड का, पूरे दुनिया का, और उसको 1650 में 500 मिलियन था। तो इसको यहां से दुगुना होने में, यानी 500 से 1000 मिलियन होने में कितना लग गया, 154 साल लग गया। ये तो 5 मिलियन से 1500 साल लग गया 5 से 500 मिलियन होने में। अब 1000 से 2000 होने में कितना, 123 साल लगा, और 2000 से 4000 होने में 47 साल लगा। ठीक है, और अभी देखिए तो 4000 से लेके 8000 होने में 2025 तक ये दिया है 51 साल लगा। तो ये डबलिंग ऑफ द पॉपुलेशन है ये, मगर इसमें और नए आंकड़े हैं, इसको हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कंपोनेंट ऑफ द
पॉपुलेशन चेंज। तो कौन कौन से चीज है जो पॉपुलेशन चेंज को प्रभावित करते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट है, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ द पॉपुलेशन चेंज यानी पॉपुलेशन जनसंख्या परिवर्तन को या चेंज को प्रभावित करने वाले तत्व या जो भी कंपोनेंट है वो। तो उसमें है 3 चीजें जो मैंने बताया था, बर्थ, डेथ और माइग्रेशन, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो ये है जनसंख्या को प्रभावित करने वाले तत्व, यानी कौन कौन से तत्व, कौन कौन से आपको इसमें कंपोनेंट है जो इसको प्रभावित करता है। तो इसमें 3 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन, यानी जन्म, मृत्यु और प्रवास। ये 3 चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको सबसे पहले है बर्थ रेट, इसको क्रूड बर्थ रेट कहा जाता है। वो वीडियो जो है इंडियन मॉनसून पे, आप लोग उसको बहुत इंडियन मॉनसून, हाँ अरे अरे हाँ जी, इसको यहाँ पे लिखिए, ये तो आप पूरा बोर्ड पे, अब इस तरह का स्लाइड बनाएंगे तो और ज्यादा अच्छा होगा उस डबल स्लाइड से, आपको पूरा भी रहेगा और वहीं पे मैं आपको लिखते जाऊंगा, ठीक। हाँ सीबीआर बता देते हैं, क्रूड बर्थ रेट। अब जन्म दर है ना, अब ये जन्म दर, क्रूड का मतलब होता है कच्चा, यानी रॉ, जैसे होता है ना कच्चे तेल, जैसे क्रूड ऑयल बोलते हैं ना, कच्चा तेल। अब कच्चा उसको जन्म दर में क्या बोलेंगे वो अभी हम नहीं बता पाएंगे एग्जैक्टली। अभी सिर्फ क्रूड, क्रूड का मतलब होता है कच्चा, है ना, एक रफ एस्टिमेट जब हम लोग करते हैं तो वो क्रूड बर्थ रेट। तो उसमें हम लोग देखेंगे जो बर्थ रेट है वो, ठीक है, यहाँ क्रूड का मतलब है बर्थ रेट, बीआई का मतलब है लाइफ, यानी 1000 पे 1000 पे कितना बच्चा जिंदा रहा साल भर के मिड ईयर का, और पी का मतलब पॉपुलेशन, कितना पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ द एरिया मिड ईयर, और ये बी आई का मतलब हो गया बर्थ कितना है और 1000 पे। तो आप सपोज करें कि इस तरह से अगर बर्थ रेट मालूम हो जाए आपको, सीबीआर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, मान लिया 1.5 लाख की आबादी है, 1.5 लाख की आबादी है और बच्चे कितना पैदा होते हैं, तो इसको आप मान लिया 1.5 लाख की आबादी पे हो सकता है कि 1500 बच्चे पैदा हुए, ठीक, यानी मतलब जीवित बच्चे पैदा हुए जितना उस साल के अंदर, और इसको हम 1000 से भाग देते हैं क्योंकि 1000 में इसको हमको करना होता है, तो 1000 और यहाँ 1000 काटे और यहाँ से यहाँ गया, तो इसका मतलब हो गया 1, यानी जो क्रूड बर्थ रेट है 1, यानी 1 बच्चा प्रति इसमें हो रहा है वो,
सॉरी सॉरी इसमें ये रुको रुको, सॉरी एक नहीं हुआ, ये तो 1500, हाँ तो हो तो क्या, ये देखिए ना, ये देखो ये 1500 मैंने बोला था आपको, ये 1.5 लाख बोला था, ठीक है, और इंटू 1000 बोला था, तो ये 1000 और ये 1000 कट जाएगा ना यहाँ पे, और ये 1500, अच्छा ये 1000, अच्छा 150 हो गया, हाँ तो ये, हाँ 10 बचेगा, 10 बचेगा, तो 10 हो गया ये, ठीक है 10 हो गया, वो 1000 चला गया था इसलिए, तो अब 10 हो गया, तो इसका मतलब है कि उसका जो एरिया का ये रेट है, यानी जो दर है वो 10 हो गया। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं दर, तो इस तरह से निकाला जाता है क्रूड दर। तो ये तो जन्म दर हुआ। अब इसी तरह से मृत्यु दर में होगा, जिसको क्रूड डेथ रेट, CDR उसको बोला जाता है, क्रूड डेथ रेट। तो ठीक उसी तरह से ये CBR है, वो CDR होता है। आगे देखते हैं ये यहाँ पे, बस लास्ट बचा इसको, CDR क्रूड डेथ रेट, ठीक है। अब उसी तरह से कि कितना मौत हुआ, ये 1000 हुआ इस तरह से, ये देखिए, ठीक है, सेम वैसे ही जैसे उसने हम कहा था CBR, तो इसको कहते हैं CDR। यहां पे देखिए, ठीक, अब यहां पे देखिए उसी तरह से P का मतलब है ईयर, मतलब एक साल में एस्टिमेटेड कितना ईयर का पॉपुलेशन है। P का मतलब पॉपुलेशन है, यहाँ एक साल में कितने पॉपुलेशन थे। तो जैसा मैंने अभी 1.5 लाख दिया था ना, अब इसमें हम लोग देखेंगे जैसे कि अगर CDR निकालना हो आपको कहीं का, तो अब फिर उसी तरह से देख लीजिए, मान लिया कि 1000 आपका मौत हुआ, या 500 मौत, 1000 मौत हो गया, ठीक है, 1000 मौत हुआ, और आबादी थी सपोज करें कि 2 लाख, और इसमें हमने गुना किया कितना, 1000 से, 1000 इसका एक प्रति 1000 में हम लोग देखते हैं, तो ये जीरो चला गया, अब 200 ये ऊपर है, ये 2 गया, ये 2 गया, ये 2 को काटिए तो 5, तो इसका मतलब हुआ CDR जो हुआ इसका, CDR जो हुआ वो 5 हुआ, यहाँ वहां 10 था, यहाँ 5 हो गया, इस तरह से। तो क्रूड डेथ रेट 5 हो गया। इसका मतलब हो गया कि अगर उसमें डेथ रेट और जन्म रेट में वो 5 को माइनस कर देंगे तो कुल वृद्धि जो हुई वो 5 हुई, है ना, वहां 10 था, यहाँ 5। तो इस तरह से आपका हो सकता है किसी एरिया में, इस तरह से आपको मिल सकता है। तो ये डेथ, अब कल हम लोग माइग्रेशन देखेंगे, ठीक है। माइग्रेशन पे ये माइग्रेशन नॉर्मली वही है जो मैंने बताया, ये भी पॉपुलेशन चेंज कर सकता है, ओरिजिन डिस्टिनेशन होता है, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद माइग्रेशन के बाद हम लोग, ये माइग्रेशन है बस, उसको और डीप से बाद में पढ़ेंगे, इंडिया के बाद इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। और कल जो हम लोग देखेंगे, तो आप लोग को लाना कौन सा बुक है वो देख लीजिए, 12th का फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। क्या लिखना है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, ये बुक लाना है कल आपको, ठीक है। उस बुक में बहुत सारी चीजें दी हुई है, तो वैसे इसमें आपको मिल जाएगा। आगे के बाद है, यही चैप्टर छूटा हुआ था, बाकी चैप्टर है आप में। अच्छा वो देख रहे हैं, अरे मानसून के बारे में पढ़ाया, बहुत क्वेश्चन बच्चे लोग पूछ रहे थे, इसीलिए मैंने डाल दिया उसको। हाँ भारत के मानसून में, जैसे आप लोग को सिंपल पढ़ाया था, क्या, अच्छा नहीं ठीक है ना, समझ गए। B.R. खुल्लर, हाँ खुल्लर का अच्छा मन है, हाँ अच्छा किताब है, ये पढ़ सकते, हाँ हाँ हो गया चलो।